वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है आपकी यूनिट 1 की वन शॉट वीडियो है जो पूरे कंप्लीट हो चुका है। वन शॉट वीडियो है, एक ही पार्ट में मैं ओवरऑल एक बार आपको ऊपर से मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट आपको पूरा यूनिट में क्लियर कर देती हूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में आगे और कल से अपना नेक्स्ट यूनिट प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ 5 एक्टिविटीज: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, and controlling for achieve special goals या organizational goals in the most effectively and efficiently manner possible। मतलब क्या है कि एक मैनेजमेंट जो होती है, प्रबंधन जो होता है, एक तरीके का प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज की हेल्प से उसको क्रिएट करते हैं। लाइक पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को स्टाफ करते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको सुपरवाइज यानी कि कंट्रोलिंग करते हैं। इन 5 एक्टिविटीज की हेल्प से हम हमारे पूरी प्रोसेस यानी मैनेजमेंट को प्रोड्यूस करते हैं और इसकी हेल्प से हम हमारे जितने भी स्पेशल गोल्स होते हैं, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी कह सकते हैं, उसे अचीव करते हैं। ये हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। और इसको हम किस मैनर में करते हैं? काफी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के मैनर में करते हैं। ये अगर आपको डिटेल में जानना है और भी ज्यादा तो जो वीडियोस मेरी मैनेजमेंट की है और जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से अपना ब्रीफ में पढ़ना चाहें विद नोट्स तो वहां से आप कैरी कर सकते हैं। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? इट हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स। अभी हमने पढ़ा कि हम मैनेजमेंट की हेल्प से ग्रुप गोल्स को अचीव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस तो इसकी यही है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। हम किस मैनर्स में करते हैं? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के मैनर्स में काम करते हैं मैनेजमेंट में। ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। बेसिकली एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन करना। इफेक्टिवनेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एफिशिएंसी भी लिख सकते हो और एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस भी लिख सकते हो। ये दोनों को ही इंक्रीज करता है बेसिकली। इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है जो समय के साथ बदलता है यानी कि वेरी करता है। ठीक है, तो ये हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में भी मदद करता है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। डायनामिक मतलब समय के साथ बदलना। अगर हम समय के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बदलेंगे, इनोवेशंस, न्यू आइडियाज को नहीं लेकर आएंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी पीछे रह जाएगा और कॉम्पिटिटिवनेस का काफी आगे चला जाएगा। इट हेल्प्स इन अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज द मीनिंग अबाउट पर्सनल ऑब्जेक्टिव? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो गए या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? लाइक हमारे एम्प्लॉइज की फुलफिलनेस, कि हमारे एम्प्लॉइज उस काम से जो भी हमारे इंटरनली हमें उस मैनेजमेंट को, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, वो बंदे हमसे खुश है कि नहीं है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तभी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। वही खुश नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हम अच्छे से कोई भी चीज को आगे अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम पहले अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ठीक करें यानी कि अचीव करें। यानी हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं या हमारे पियोन्स हैं, हमारे सर्वेंट्स हैं, कोई भी छोटा सा बड़ा मैनेजर हो गया, कोई भी, ये सारे इनकी हमें नीड्स को फुलफिल करना कि इनको क्या जरूरत है, उन्हें प्रमोशन चाहिए, उन्हें सैलरी इंक्रीजमेंट चाहिए, जो भी चाहिए उनकी खुशी को सबसे पहले हासिल करना होता है। तभी तो वो खुश होकर हमारे साथ काम करेंगे और हम अपने आगे के गोल्स अचीव कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन डेवलप ऑफ सोसाइटी। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया कि हमें एक मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो आप एक सोसाइटी को, जिस सोसाइटी में आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस आपका मतलब होगा, बॉर्न ऑन हो रहा होगा, उसको आप एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं दे पाएंगे। आपके काम को वहां पे स्थापित होने में कोई डेवलपमेंट मिल रही है सोसाइटी को नहीं, तो सोसाइटी आपको वहां से हटा देगी कि भाई इससे आने से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर आप उन्हें कम से कम रेट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे या उन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे, उन्हें नई टेक्निक सिखाएंगे, इको फ्रेंडली होंगे, अपनी जितनी भी सर्विस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अगेंस्ट टूवर्ड्स टू सोसाइटी जो होती है, अगर आप उसे निभाते हैं तो एक सोसाइटी आपसे काफी ज्यादा हैप्पी रहती है, जो कि आपका एक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का भी पॉइंट जाता है। ठीक है, और एक कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पॉइंट जाता है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी ब्रीफ में पढ़ना है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस का पार्ट्स होता है उसमें आप ब्रीफ में देख सकते हैं, विद नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में बार बार बता रही हूँ ताकि आपको कहीं भी ज्यादा ढूंढना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? तो अलग अलग फंक्शन में हमारी मैनेजमेंट काम करती है, जो हमने फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। लाइक 5 तरीके की चीजों में, 5 एक्टिविटीज में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग जो होती है ना, बेसिकली एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज अभी हमारा एग्जाम डेज ही चल रहा है सभी लोगों के। सो एग्जाम में जो होती है ना, हमारी प्लानिंग किस तरीके से होती है? एक तरीके का वर्क है हमारे लिए, अब एक कंडीशन आ गई हमारे सामने, अब इसे टैकल करने की हमें पूरी मैनेजमेंट रेडी करनी होगी कि किस तरीके से इन सभी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई अच्छा सा प्लान रेडी करेंगे अपने लिए प्लानिंग के फंक्शन के अंदर। ठीक है, पहले प्लानिंग करेंगे, हमें पूरा सिलेबस, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस, कितने टाइम में, कब तक, कितना, कैसे कवर अप करना है। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को कि इतने काम के लिए मुझे कितना मतलब मटेरियल है, कोई भी, चाहे वो मैन पावर हो, लेबर पावर हो, या रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, आपको कितना वो लगेगा, कितने लोग चाहिए। सपोज मान लीजिए किसी ऑफिस में आपने ऑफिस खोल रहे हो, आपने प्लान करा ये डिपार्टमेंट हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, आपने प्लान कर लिया, ठीक, सारी प्लानिंग हो गई है, कैसे हमें आगे काम करना है, फलाना ढिमकाना सब। अब ऑर्गेनाइजिंग में, अब फिर हम ऑर्गेनाइजिंग में रिक्रूटमेंट खोलते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए सीट खाली है, तो काम को ऑर्गेनाइज कर दिया लोगों के सामने। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं, उसमें से हम चूज करके एक सही जगह पे एक सही बंदे को लगाते हैं। सपोज हमें कुक चाहिए, तो हम उसकी जगह कोई राइटर नहीं रखेंगे, क्योंकि उसे राइटिंग आती है, नॉट अ कुकिंग। ओके, तो वो अपने प्रोफेशन में सही नहीं हो पाएगा, उसके पास वो स्किल्स नहीं है। हम राइटिंग के लिए राइटर को रख सकते हैं, कुकिंग के लिए राइटर को नहीं रख सकते। तो सही काम के ऊपर सही इंसान को लगाना हम स्टाफिंग में करते हैं। बंदा भी लगा दिया काम पे, अब उसे काम भी समझाना होता है और उसको मोटिवेट भी करना होता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो वो ऑप्शन आता है डायरेक्टिंग में, उसे गाइड करना, उसे डायरेक्ट करना, और उसके बाद उसे मोटिवेट भी करना कि आप ये काम कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, इस तरीके से। देन उसे सुपरवाइज करना कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग का जो सेकंड नाम है मॉनिटराइजिंग भी होता है। हम उसे मॉनिटर करते हैं कि बंदा सही काम कर भी रहा है। हाँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है हमने समझा दिया अच्छे से, सब कुछ हमारे तरफ से सब कुछ क्लियर है, हमने अच्छे से गाइडेंस दी, अच्छी से डायरेक्शन दी है उसे। उसके बाद जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे से वो काम नहीं करता, वेला बैठता है या बात चीजें कर रहा होता है। तो वो सारी चीजें आ जाती है आपकी कंट्रोलिंग में। तो हम उसे सुपरवाइज करें कि वो अपने टाइम को और हमारे टाइम को वेस्ट ना करते हुए काम पे ही फोकस करे। और वो ये भी देखते हैं हम कि हमने जिस तरीके से गाइड किया है, बंदा भी काम कर रहा है, तो क्या उसका रिजल्ट आता है। तो वो भी एक तरीके का सुपरविजन ही होता है। तो बेसिकली ये 5 फंक्शन होते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर। फिर हम किसी नए काम के लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो ये सर्कुलर मोशन में चलता ही रहता है। आई होप आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग को पता है कि मैनेजमेंट में इस बार हम 3 तरीके की थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली और क्लासिकल थ्योरी है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। जानते हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस थ्योरी व्यू ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन एंड द एम्प्लॉयज आर एंड लेबर आर द पार्ट ऑफ द मशीन। इस मतलब सॉरी इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक मशीन की तरीके से है। इस थ्योरी का जो नजरिया है उसमें क्या कहा गया है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मशीन की तरह होती है और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज एंड लेबर उसके पार्ट्स होते हैं। Therefore, classical theorists believe that the efficiency of the organization improve with the efficiency of the human beings। इस वजह से जो डायरेक्ट कांटेक्ट इस थ्योरी में दिखाया गया है एम्प्लॉय और एक मशीन यानी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हमारे मशीन की पार्ट्स काम नहीं करेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी। तो दिस इज द डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, तो इसमें यही बताया गया कि अगर हमारे ह्यूमन बींग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का क्या मतलब था? कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना। अगर हमारे एम्प्लॉयज कम से कम वेस्टेज में, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम हो, समय का वेस्टेज कम हो, पावर का वेस्टेज कम हो, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज कम हो, हर चीज की वेस्टेज को बचाएं, कम से कम रिसोर्सेज में वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें, ठीक है, प्रोडक्शन करें, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो यही करना सीखेगा ना। तो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी तो यही काम होगा, उसकी भी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये वाली थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की और हमारे एम्प्लॉयज की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को दिखाया गया है। इसमें अगर हमारे एम्प्लॉय पे कोई इफेक्ट आता है तो ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, और अगर हमारे एम्प्लॉय हैप्पी है तो वो भी हैप्पी रहता है। तो इनमें अभी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बताया गया है। तो इस थ्योरी को क्लियर ऑफ और ज्यादा करने के लिए हम 4 फिलोसोफर की फिलोसफी को भी पढ़ने वाले हैं। ये 4 फिलोसोफर्स थे हमारे क्लासिकल थ्योरी के, जिन्होंने बताया था मतलब और भी ज्यादा अपनी फिलोसफी से हमारी थ्योरी को और भी ज्यादा क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले इसमें है F.W. टायलर। F.W. टायलर ने क्या कहा था? इनका फुल नेम मैं बता ही चुकी हूँ।
और ये एक साइंटिस्ट भी रह चुके थे। साइंटिस्ट थे हमारे जो टायलर थे, इन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी पे क्या कहा था, ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। जो इन्होंने थ्योरी बनाई थी उसे हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इनका कहना था हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें और उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर करके छोटी छोटी जो वो अच्छे काम करें ना, छोटे छोटे से भी, तो उसमें हम उन्हें रिवॉर्ड्स दें। तो इससे क्या होगा, हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, काफी हैप्पीली हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और अगर वो अच्छे से जुड़े रहेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी चलेगी। तो इन्होंने ये थ्योरी या फिर ये फिलोसफी बताई थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। सो नेक्स्ट जो है हमारे हेनरी एलगांजी, ये इनसे बिल्कुल ही मतलब ये दोनों आपस में बहुत मतलब इन लोगों ने आपस में मिलकर बहुत इन्वेंशंस करे हैं, ये दोनों ही साइंटिस्ट रह चुके हैं। ये इनकी थ्योरी से या फिलोसफी जो भी है पूरा मतलब एग्री थे, और इन्होंने उसके आगे से एक अलग से अपनी थ्योरी बताई थी कि ये सब करने के बाद भी हम ऐसा भी कर सकते हैं, और या फिर हम उनके जो रिवॉर्ड्स है या उनके काम है उन्हें सबके सामने दर्शाएं। यानी कि दो तरीके से दर्शाएं। एक तो था उसमें गांट चार्ट जो इन्होंने इन्वेंट किया था, वो इन्वेंट इन्होंने किया था कि किस तरीके से उसमें शो करना होता है, तो उसका स्ट्रक्चर इन्होंने रेडी किया था, तो उनके नाम पे ही उसे रखा गया था गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट पे अच्छे से उनके मतलब काम को दिखाया जाए कि इस एम्प्लॉय ने इस महीने इतने ज्यादा काम अच्छे करे, रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग फिर उसे रिवॉर्ड दिया जाए। ठीक है, ग्राफिकली या फिर विजुअलाइजेशन तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाए, और जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो इनकी इनके आगे की थ्योरी थी, मतलब ये इनसे सहमत थे, जो आपने बताया वो सही है, पर उसके आगे हमें ये भी करना चाहिए। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि इससे भी वो ज्यादा हैप्पी होंगे भाई, कि तुमने काम किया तो तुम्हें देखे खत्म कर दिया, किसी को पता नहीं चला कि तुमने ये अच्छा काम किया है। ऐसे क्या रहेगा ना, पूरे स्टाफ को पता चलेगा इस इंसान ने इतने अच्छे काम किए हैं इस मंथ, तो वो एक बाकियों के लिए वो एक तरीके की प्रेरणा भी हो सकती है। तो इनका ये कहना था, इनके आगे के इन्होंने फिलोसफी का इन्वेंट किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फ्रैंक एंड लिलियन गेलब्रेथ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, एक जर्मन साइंटिस्ट कपल थे। तो इन दोनों ने भी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके की फिलोसफी निकाली थी। क्लासिकल थ्योरी में क्या था कि एम्प्लॉयज और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो इनका कहना था कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज हो हम उससे जितना हो सके उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन करें। मतलब उन्हें बिल्कुल भी एक तरीके से ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल फ्री नहीं बैठने देना, मतलब उनसे हम जितना काम निकलवा सके उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। हम उनसे इफेक्टिव होके काम निकालें, एफिशिएंट होके काम निकालें, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बढ़े और उससे हमारा काम बढ़े। तो उनका कहना ये था कि हम जितना हो सके उनसे काम निकालें। आगे जो हमारे लास्ट बचे हुए मैक्स वेबर जी, इनका भी कुछ इसी तरीके का कहना था। इनका मतलब था, इनका कहना था कि हम एक इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का आविष्कार करें। इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पे कोई भी बंदा अपना पर्सनल काम नहीं करता है। तो इनका कहना था हम एक इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब विस्तार करते हैं, ताकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज, जहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस हमारे एम्प्लॉयज को पहले ही बता दिए जाएंगे कि आप अपना कोई पर्सनल काम नहीं कर सकते हैं, आप अपना कोई भी पर्सनल कॉल नहीं ले सकते हैं, कोई भी पर्सनल मीटअप नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर जॉब ही बता दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको बिल्कुल ही इम्पर्सनल होकर ओनली प्रोफेशनल तरीके से काम को करना होगा। तो आई होप आपको ये चारों थ्योरीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, चारों फिलोसफर्स की, कि ये क्लासिकल थ्योरी के तरीके से इन्होंने कैसी कैसी फिलोसफीज बनाई है। चलते हैं अपनी नई थ्योरी के आगे, वो है हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल जो थ्योरी थी वो बिल्कुल आपका एक्सटेंट वर्जन था क्लासिकल, और ये न्यू क्लासिकल। Classical theory is the extent version of classical theory that include behavioral science in business management. This is the important point of this theory. तो इसके अंदर ये बताया गया है कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो नॉर्मल एक एम्प्लॉय डायरेक्ट कॉन्टेक्टेड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, बट अभी इसमें न्यू क्लासिकल थ्योरी में हमने ये बताया गया कि उसका एक्सटेंट वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का ये, जिसके अंदर क्या चीज इंक्लूड हो गई है कि फिर इस तरीके से जब हम चला रहे थे, जैसे कि अभी मैंने फिलोसफर की फिलोसफी बताई कि बिल्कुल इम्पर्सनल रखना है, तो इन सब चीजों से भी ना ये लाइक एक डिसअपॉइंटेड पॉइंट हो जाता है। और कुछ फिलोसफर्स हमारे ये कह रहे थे हमें छोटी छोटी चीजों पे रिवॉर्ड देना चाहिए। तो यार छोटे छोटे अच्छे काम तो हर कोई कर लेता है, तो उस पे हम कितनी बार उन्हें रिवॉर्ड देते रहेंगे, तो वेस्टेज ऑफ मनी भी एक तरीके से देखा गया था। तो इसके बाद ये नई थ्योरी बनाई गई कि हमने ये देखा कि भाई ह्यूमन बिहेवियर भी कोई चीज होती है, और बिहेवियरल साइंस भी इसमें इंक्लूड करी गई। किसमें इंक्लूड करी गई? बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, कि ह्यूमन बिहेवियर भी एक चीज होती है।
हमारा जो ह्यूमन का बिहेव होता है वो काफी ज्यादा मतलब वेरी करता है हमारे लिए। अगर वो दिल से ही खुश नहीं होगा तो आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। तुम उसे कोल्लू के बैल की तरह काम तो करवा सकते हो, बट 1 महीने करेगा भाई, अपनी सैलरी लेके वो चला जाएगा, अगले महीने तो तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। हमें उसे टिकाऊ बनाना है उसको, और हमें अच्छे से अच्छे बेनिफिट दे। In that theory, the organization is a social system is affected by human effects. इसका मतलब ये है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सोशल सिस्टम की तरह होता है जो हमारे ह्यूमन इफेक्ट की वजह से, मतलब ह्यूमन परफॉर्मेंस की वजह से इफेक्टेड हो सकता है। कि अगर ह्यूमन में कोई इफेक्ट है तो उससे वो अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है, अब इसमें भी हमारे कुछ फिलोसफर्स थे जिनकी फिलोसफीज बताई जाएंगी। तो यहाँ पे भी 4 फिलोसफर, मायो, एल्टन मायो जी क्या कहते हैं। तो एल्टन मायो ने कहा था, एल्टन मायो ने की कि सबसे पहले हमें अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक बिजनेस को अगर आपको अच्छे चलाना है तो हमें अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उनकी जितनी भी नीड्स होती हैं, चाहे वो कैसी भी नीड्स हो, उन्हें हमें फुलफिल करनी होगी, ठीक है। अगर हमारे एम्प्लॉयज ही हैप्पी नहीं रहेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो हैप्पीली रन नहीं करेगा। तो इनकी तो फिलोसफी ये थी जो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे बिहेवियर साइंस से अटैच थी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट जी ने क्या कहा था, बिकॉज देखो कभी कभी तो ह्यूमन बिहेवियर हमारा हैप्पी एंड अनहैप्पी की वजह से भी आ जाता है। कभी कभी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना वो स्पेशलाइजेशन की वजह से आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन? तो आपने मैनेजमेंट के चैप्टर में इन 12th क्लास आपने स्पेशलाइजेशन जरूर पढ़ा होगा कि स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही जैसी ओहदे के 2 लोग अगर आपके पास आ जाए तो आप उसमें से स्पेशल नहीं काउंट कर पाते कि स्पेशल, सो आप उन 2 लोगों में से किसी एक को चूज नहीं कर पाते। सपोज मान लीजिए आपके पास 4 डिपार्टमेंट है, एचआर, प्रोडक्शन, सेल एंड फाइनेंस का। अब एक मैनेजर है आपकी, उसने सैलरी आपने ज्यादा रख रखी है, उसकी एक ही कम रख रखी है, तो वो तो उंगली उठा सकता है ना कि मैं भी मैनेजर हूँ, जितनी पढ़ाई, जितनी मेहनत, जितने एक्सपीरियंस उसको उतने मेरे पास भी है। तो उन दोनों को कैसे आप शांत कराओगे? उस टाइम पे जो ह्यूमन बिहेवियर बीच में आ रहा है या ह्यूमन इफेक्ट बीच में आ रहा है उसे आप कैसे क्लियर करोगे? तो ये फिलोसफर ने उस फिलोसफी को कंप्लीट किया था। तो इनका कहना था कि अगर हमारे 2 एम्प्लॉयज में कभी फाइट होती है तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है डोमिनेंस, दूसरा होता है कंपैरिजन एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंस, एक बार हम वो क्लियर कर लेते हैं। दोनों में कंपटीशन रख देना, दोनों में कंपटीशन रख देना किसी भी चीज को लिए, और जो जीते उसमें हमें स्किल्स के अकॉर्डिंग मतलब चीजें पूछनी है। जैसा भी आप कंपटीशन रख रहे हो कि हमें उससे स्किल पता चले कि भाई कौन सा ज्यादा स्किलफुल है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें, ताकि हम उसको भी शो कर सकें भाई देख तूने ये करा और तू ये नहीं कर पाया। तो इसीलिए हमने उसकी सैलरी ज्यादा रखी है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है जो भी, क्योंकि कोई भी नहीं मानता, ताकि आप उसे शो कर सको और वो भी सोचे कि हाँ भाई मैं इतना एक्सपीरियंस है, मैं उतना स्किलफुल नहीं हूँ उस मैनेजर के अकॉर्डिंग, मुझे सीखना चाहिए उसके आगे। तो ये चीज, और अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बनाना है, तो इसके लिए भी आप ये चीज कर सकते हो। तो दोनों एम्प्लॉयज में कंपटीशन रख सकते हो। सेकंड था कॉम्प्रोमाइजेशन। नाम से लग रहा है कि दोनों में कंपैरिजन कर लो, उनकी स्किल्स को लेके साफ साफ बता दो वो इतना एक्सपीरियंस है, आप कम एक्सपीरियंस हो, आप फ्रेशर हो, उन्होंने इतनी इतनी जगह पे काम किया, उनके हमारे पास इतना टाइम हो गया। जो भी उनका कंपैरिजन होगा स्किल्स के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, उनके स्टडीज के अकॉर्डिंग, आप सारे कंपैरिजन उन्हें करके दिखा सकते हैं। लास्ट एंड थर्ड अगर मान लीजिए दोनों ही चैंप निकले तो आप क्या करेंगे? वो कहेगा भाई मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी, मैंने भी अच्छी कंपनी से करा, मैंने भी अच्छी कंपनी से किया। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? दोनों की ही इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप फाइनली दोनों की जो सेपरेट नीड्स थी उन्हें फुलफिल करोगे। अगर सपोज दूसरा वाला प्रमोशन मांग रहा है या सैलरी इंक्रीजमेंट मांग रहा है, आप उसे वो दे दो। ये बोल रहा है कि मुझे इस वाले डिपार्टमेंट का नहीं चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दो, तो आप उसको वो बना दो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है उस स्टेप में जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता भाई, ना कंपैरिजन चल रहा है ना डोमिनेंस चल रहा है, तो हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि दोनों की जो भी उन लोग की आपसी अपनी जरूरत होगी उसे पूरी करो और खत्म करो, ठीक है। तो आई होप आपको इसका पूरी फिलोसफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पे आते हैं अब्राहम मैस्लो जी। अब्राहम मैस्लो जी क्या कहते थे? अब्राहम मैस्लो जी वही साइंटिस्ट है जिन्होंने हायरार्की थ्योरी का भी इन्वेंशन करा था, राइट। सुनी सुनी थ्योरी है ना, 12th में पढ़ी थी हम लोगों ने, जिसमें 5 तरीके की नीड्स, किसी भी बेसिक नीड्स बताई गई थी। उस थ्योरी को जो इन्वेंट करने वाले थे वो भी अब्राहम मैस्लो जी थे। तो इन्होंने उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इस फिलोसफी में बात करी है, बिकॉज वो भी डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर पे था और ये भी डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर पे है। तो इनकी फिलोसफी बिल्कुल उससे थी कि किसी भी मतलब हमें हमारी हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। किसी भी इंसान की 5 बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक फर्स्ट साइकोलॉजी नीड्स,
सेकंड, सेफ्टी नीड्स, कोई भी बंदा चाहेगा भाई मेरी जो भी मैं जॉब करूँ वहां पे मेरे को सेफ्टी मिले ही मिले। सोशल नीड्स कि हाँ सोशली उसको नीड्स चाहिए, सोशली उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तुम ऐसा थोड़ी कि तुम उसे बेइज्जत करते रहो हर वक्त, तो वो तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा। और लास्ट एंड फाइनल इज एक्चुअलाइज। ये पांचों बेसिक नीड अगर हमने अपने एम्प्लॉयज की कंप्लीट कर दी तो वो हमारे यहाँ पे हैप्पीली वर्क करेंगे। सो ये था हमारे अब्राहम मैस्लो जी का कहना। लास्ट एंड फाइनल जो थे वो थे हमारे डॉगलस मैकजियोर्जर। इन्होंने क्या कहा था, ये इनका कहना क्या था, इनकी क्या फिलोसफी थी, ये भी पढ़ लेते हैं। ये एक मोटिवेशनल साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज लिखी थी, तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपनी फिलोसफी बताई थी कि अगर हम अपने मतलब एक ऐसी मोटिवेशनल थ्योरी रेडी करें और उससे हमारे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें डायरेक्ट करें अच्छे से, तो वो बहुत काफी ज्यादा उनमें स्किल्स का इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा और एक अच्छी लीडरशिप की भी इंक्रीजमेंट हम उनमें, लीडरशिप स्किल की भी इंक्रीजमेंट हम उनमें कर सकते हैं और वो अच्छे से मोटिवेट होकर हमारे यहाँ पे काम करेंगे। तो आई होप आपको इन चारों फिलोसफर्स की फिलोसफी समझ आ गई होगी और न्यू थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लास्ट टॉपिक बस बचा हुआ है हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसमें पढ़ के इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ ओपन सिस्टम। दिस मीन एन organization consistently interact with environment so as to sustain and grow in the market। मतलब क्या है, देखिए अभी हमने पहले पढ़ा हमारा एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसमें हमने बिहेवियर भी पढ़ा कि भाई एम्प्लॉय का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। अब बिहेवियर भी ठीक करने के बाद बारी आ गई इन्वायरमेंट की, कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इन्वायरमेंट, एक सोसाइटी के अंदर सेटअप होता है, वो एक तरीके का ओपन सिस्टम है। इसमें क्या व्यू है, इसमें क्या कंसिडर किया गया है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम समझा गया है जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका इंटरेक्ट डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट से होता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। एक ह्यूमन बिजनेस लोकेशन बहुत ज्यादा वेरी करती है ना, बड़ी थी ना बिजनेस के चैप्टर में, बिजनेस की बुक में ही बिजनेस का चैप्टर था 11th में, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये है वहां पे ये पॉइंट आ रहा है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो मार्केट में ग्रो नहीं कर पाएगा, और अच्छा हुआ तो वो मार्केट में इजिली ग्रो कर पाएगा। तो इसपे समझने के लिए देखो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बंदों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि तो इसमें हमारी सारी चीजें कवर हो जाती है। देखो धीरे 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 पढ़ते रहते करते करते लोगों को समझ में आया कैसी थ्योरी बनी थी। पहले एम्प्लॉयज को ही देखा गया, अब उन्हें बंधुआ मजदूर बना के काम कराओ, चाहे जैसे भी काम करो, भैया हमें काम कराना है, एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। सेकंड क्या कहने लग गया, नहीं भाई हम उसे बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, वो नहीं तो वो 10-15 दिन काम करेगा और चला जाएगा, तो उसका हमें बिहेवियर का भी हिसाब रखना पड़ेगा। उसके बाद अब हमने इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, हमारी सोसाइटी को हम खुश रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, हमारी सोसाइटी हमसे खुश है नहीं है, वो हमें काम करने देगी नहीं करने देगी, तो हम अपने इंटरनल हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। मैनेजमेंट में भी पढ़ा ना, इंटरनल अचीव सारा कर लिया है, अब एक्सटर्नल की बारी आई तो वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। तो अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी अप हो गया था, क्योंकि उसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे फोकस देने का काम आ गया था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ये 3 थ्योरीज बनाई गई है, 3 सब थ्योरीज, जिसमें हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली सभी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है क्वांटिटेटिव थ्योरी। अगर हमारे पास किसी भी तरीके का हिसाब किताब को लेके मतलब प्रॉब्लम फेस में आती थी, ठीक है, तो हम क्वांटिटेटिव थ्योरी का यूज करते थे, बिकॉज ये एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर हम सभी तरीके की स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल टेक्निक से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल टेक्निक से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसी तरीके की प्रॉब्लम भी तो आ रही होगी इसके अंदर में, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो था स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम इस थ्योरी को लगाते थे। नेक्स्ट है सिस्टम थ्योरी। अगर हमारे सिस्टम में कोई आती है प्रॉब्लम तो हम सिस्टम थ्योरी का यूज करते थे। अब सिस्टम इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या कही गई थी कि इसमें इस थ्योरी का मानना था अगर हम लोग सभी लोग पूरा सिस्टम साथ में मिलकर अगर काम करेगा ना तो हम बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी इजीली फेस कर सकते हैं, और जो कि बिल्कुल सही चीज है। अगर आप अकेले काम करके देखो और सबके साथ में काम करके देखो, आप अपने आप से फर्क को देख पाएंगे। और आप सभी जानते होंगे, ये तो कॉमन सी चीज है कि अगर हम सब मिलके मिल बांट के जुट कर एक काम को करें तो हम बहुत जल्दी उस चीज को अचीव कर सकते हैं। और इसके अंदर ही हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन का पार्ट भी आता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब हम सारे एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करें, अलग अलग मैं डिपार्टमेंट बना दूं, थोड़ा थोड़ा काम बांट दूं सब में, और सब मिलके एक ही मोटिव पे काम करें, तो क्या वो मोटिव जल्दी से अचीव नहीं होगा?
अब मान लीजिए पहले सारे मिलके एक पे काम कर रहे हैं, पहले हमने फाइनेंस का फंड्स का हिसाब किया, फिर हम प्रोडक्शन पे जा रहे हैं सारे मिलके, फिर सेल्स पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए हमें 4 दिन लग गए। एक दिन में फाइनेंस का काम किया, एक दिन प्रोडक्शन, एक दिन में सेल्स, और फिर जाके मैंने मार्केट में आगे काम किया। तो ये काफी लंबा हो जाएगा। वो काम मैं 2 दिन में भी तो कर सकती हूँ या 1 दिन में भी कर सकते हैं। मैंने 4 डिपार्टमेंट बना दिए, फाइनेंस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, सबका, ठीक है। तो वो सारे एक ही साथ मतलब सारे डिपार्टमेंट में काम होगा तो 1 दिन में 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सब, क्योंकि सब पे फोकस एक साथ पड़ रहा है, एक एक करके हम फोकस करते हैं, तो इस वजह से आई होप आपको सिस्टम थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लास्ट है हमारी कॉन्टिजिनियस थ्योरी। कॉन्टिजिनियस थ्योरी में हम सारे रैंडम डिसीजंस को कवर अप करते हैं, जो रैंडम आने वाली प्रॉब्लम्स होती है उन्हें कवर अप करते हैं। ये एक अनसर्टेन थ्योरी है जिसमें हमारे अनप्लान चीजों को हम फेस करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारी प्लानिंग कुछ और थी, एकदम से बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया और वो जो प्लान हमने सोच रखा था वो उस कंडीशन पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने तो वो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा मार्केट के अंदर। बट भाई क्या कर सकते हैं, अनसर्टेन चीजों को तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वो अचानक से हुआ है, अचानक से चेंजेस आए, तो उस टाइम पे उस थोड़े टाइम के लिए या तो हम उसे कैंसिल ही करेंगे, क्योंकि वो कुछ कुछ चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं कि भाई अब आगे ये ठीक ही नहीं होगा, तो ये प्लान तो हो गया रद्द हमारा। तो उस प्लान को या तो कैंसिल किया जाता है, या तो अगर थोड़े टाइम के लिए आई होती है वो चीज, शॉर्ट टर्म होती है चेंजेस, तो हम उस प्लान को थोड़े टाइम के लिए डिले कर देते हैं कि जब तक की कंडीशन है दूसरा प्लान यूज किया जाएगा, जब कंडीशन ठीक हो जाएगा तो हम कंटिन्यूअस करेंगे। तो वो जो रैंडम कंडीशन के लिए वो जो रैंडम प्लान आप बनाएंगे ना, तो उस वो जो होती है, वो जो प्रॉब्लम रैंडम उसको फेस करने के लिए जो प्लानिंग वगैरह सारी मैनेजमेंट दोबारा से बनाई जाती है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस थ्योरी में कवर करते हैं। तो इसमें हम अनसर्टेन प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। तो आई होप आपको ये तीनों टेक्निक्स थ्योरीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये पूरा आपका यूनिट 1 है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। तो आप जाइए फटाफट से हमारे यूनिट को कंप्लीट करिए, कल से स्टार्ट करते हैं हमारी प्लानिंग का यूनिट। बिल्कुल जुड़े रहो। अगर हम 1 वीक में भी एक यूनिट कर रहे हैं, आप सोच के देखो, 1 वीक भी नहीं लगा है वैसे, 5 दिन में हमने इसको कंप्लीट किया, 5 दिन में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। तो उस अकॉर्डिंग हम एग्जाम्स तक हमारा मैनेजमेंट पूरा रेडी कर लेंगे, पूरे 5 ही तो यूनिट है, फटाफट से रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा प्लानिंग का चैप्टर मेरे को लग रहा है 1 वीक लगा देगा, थोड़ा लॉन्ग है, बट स्टिल बाकी सारे चैप्टर काफी शॉर्ट है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।